मन्नत और अभ्युत अब तन से भी एक हो गए थे। अब उन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं था, बस प्यार ही प्यार था। अभ्युत बिना रुके अपनी बच्ची को प्यार किए जा रहा था। वही मन्नत आंखें बंद किए अभ्युत को महसूस कर रही थी। उसकी आंखें रोने से लाल हो गई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। उसने कसकर अभ्युत की पीठ को पकड़ लिया और कई बार उसकी पीठ को खरोच भी लिया था, जिसके निशान अभ्युत की पीठ पर बने हुए थे। काफी देर बाद यानी रात के 12 बजे के आसपास अभ्युत रुका। हालांकि उसे अभी भी होश नहीं था और नहीं वो रुकना चाहता था, पर उसे अपनी बच्ची के बारे में भी तो सोचना था, वरना वो उससे डरकर दूर जा सकती थी। अभ्युत रुका। उसने मन्नत की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। अभ्युत ने पास के ड्रॉअर से टिश्यू पेपर का बॉक्स निकाल दिया और एक टिश्यू लेकर मन्नत के माथे के पसीने को पोंछने लगा। मन्नत ने उसका हाथ हटा दिया और पलटकर तकिए में मुंह डालकर लेट गई। उसे यूं करता देखकर अभ्युत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभ्युत ने उसको अपनी तरफ घुमाना चाहा तो मन्नत ने कसकर चादर को पकड़ लिया। अभ्युत ने ताकत लगाकर उसे अपनी तरफ घुमा दिया तो मन्नत ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मासूम हरकतें देखकर अभ्युत को बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके पास आया और उसके माथे को शिद्दत से चूमकर बोला, अब समझे तुम्हारे राणा जी की फीस क्या होती है बच्ची। अभ्युत की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान तैर गई, जिसे देखकर अभ्युत को और नशा छाने लगा। पर अभी उसे खुद को शांत रखना होगा। अभ्युत ने मन्नत को अपनी गोद में लिया और बेड का सहारा लेकर बैठ गया। मन्नत उसकी गोद में बैठी शर्मा रही थी। अभ्युत ने दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और मन्नत के चेहरे पर आए बालों को ठीक करने लगा। अभ्युत की आंखों में बेतहाशा प्यार और शिद्दत साफ देखी जा सकती थी, जिसका मन्नत को कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए सब कुछ बहुत नया और अलग था। वो अभी भी उसी में खोई हुई थी जो अभ्युत ने उसके साथ किया था। मन्नत को वो सब सोच सोचकर ही शर्मा रही थी। उसने अपना मुंह अभ्युत की गर्दन में घुसा दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। अभ्युत ने भी उसको कसकर जकड़ लिया। उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो ना बच्ची। मन्नत धीमी आवाज में बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मन्नत की बात सुनकर अभ्युत परेशान हो गया। उसने मन्नत को खुद से दूर किया और कसकर उसका चेहरा पकड़कर बेचैन होकर बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम बच्ची? तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? देखो मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, बस ये मत कहो कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। अभ्युत हद से ज्यादा बेचैन हो गया था। उसके लिए मन्नत उसकी सब कुछ थी और वो ही उससे बात नहीं करेगी, ये सोचकर ही वो परेशान हो गया। अभ्युत कभी किसी से नहीं डरता है और न उसकी कोई कमजोरी है, पर मन्नत को खोने से वो डरता है, वो बेचैन हो जाता है। अभ्युत के परेशान चेहरे को देखकर मन्नत को हंसी आ गई और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, राणा जी तो मेरे मजाक में फंस गए। मन्नत की बात सुनकर अभ्युत को सुकून मिला। उसने मन्नत की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। अभ्युत ने उसको अपने पास खींचा और उसके गाल को कसकर काट लिया। मन्नत की कराह निकल गई, पर उसे अभी भी हंसी आ रही थी। अभ्युत ने उसके नीचे वाले होंठ को अपने होठों से दबा दिया और छोड़ते हुए बोला, फालतू की बातें मुझसे ना किया करो, पता है ना कितना खतरनाक हूं मैं। मन्नत बोली, अरे मैं मजाक कर रही थी, मैं आपसे बात क्यों नहीं करूंगी, आपने तो आज मेरा कितना ध्यान रखा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। मन्नत की बात सुनकर अभ्युत उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे मन्नत मिल चुकी है, वो भी उम्र भर के लिए। अब वो हमेशा उसके साथ उसके पास ही रहेगी। अभ्युत ने उसे वापस अपने सीने से लगा लिया, जैसे कहीं वो उसे दूर न चली जाए। मन्नत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बाहों में सुकून से बैठी रही। कुछ देर बाद मन्नत को नींद आ गई। आज वो काफी थक चुकी थी। अभ्युत ने उसके चेहरे पर आए बालों को साइड में किया और बेड के सहारे सर टिकाकर जुनून से बोला, तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा है तुमसे, सिर्फ तुमसे। पर मुझसे कभी उम्मीद मत करना कि मैं तुमसे वो सब कहूंगा जो आजकल के लड़के कहते रहते हैं। तुम मेरा वो खजाना हो जिसे मैं खुद से कभी अलग नहीं होने दे सकता। अभ्युत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों पति पत्नी नींद के आगोश में चले गए। अभ्युत उस किस्म का इंसान है जो आसानी से अपने दिल की बातें बयां नहीं कर सकता। उसको ये विरासत में अपनी मां से मिला है। वो आसानी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उनके शान को चोट पहुंचती है। ऐसा इस किस्म के लोगों का सोचना है। तभी ऐसे लोग अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा अभ्युत प्रताप राणा है। देखते हैं इनकी ये आदत कब और कैसे छूटती है, क्योंकि प्यार में तो ये पड़ चुके हैं और इजहार करना भी तो जरूरी होता है। अगली सुबह 7 बजे अभ्युत की आंख खुली। उसने सामने देखा मन्नत उसके पेट में मुंह डालकर आराम से सो रही थी। अभ्युत ने हौले से उसे पकड़ा और आराम से बेड पर लिटा दिया। उसके बदन को चादर से ढक दिया और उसके माथे को चूमकर बेड से उठकर सीधा बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अभ्युत अपना ट्रैक सूट पहने बाहर आया। उसने मन्नत का फोन लिया और उसमें 7:30 बजे का अलार्म लगा दिया और फोन को मन्नत के पास रख दिया ताकि मन्नत वक्त से उठ जाए। अभ्युत उसे देखता हुआ रूम से बाहर चला गया और डोर लॉक हो गया। लगभग 7:30 बजे के आसपास अलार्म बजने लगा। मन्नत कसमसाने लगी और करवट लेने लगी। अलार्म और जोर जोर से बजने लगा। मन्नत को मजबूरी में उठना ही पड़ा। वो मुंह बनाती हुई बेड पर बैठ गई और अंगड़ाई लेते हुए अपने बगल में देखने लगी जहाँ कोई नहीं था। मन्नत ने अपने चेहरे को मसला और कहा, राणा जी कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़कर? मुझे राणा जी चाहिए अभी के अभी। इतना कहकर मन्नत बेड से उठने लगी तो उसके बदन में बहुत दर्द हुआ और वो वापस बेड पर बैठ गई। उसने अपने आप को देखा और रोनी सूरत लिए बोली, राणा जी प्लीज मेरे पास आओ, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। हाँ। मन्नत को कल रात का मंजर याद आ रहा था जिससे वो शर्मा भी रही थी, पर उसे बॉडी में दर्द भी हो रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ अभ्युत चाहिए था। वो हिम्मत करके बेड से उठी, अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक साड़ी निकालकर उसे बेड पर रख दिया और ब्लाउज पेटीकोट लेकर बाथरूम में चली गई। उसकी हिम्मत नहीं थी नहाने की, पर उसे जल्दी रेडी होकर नीचे भी जाना था, वरना उसे डांट पड़ सकती थी। मन्नत ने हॉट शॉवर ऑन किया और उसके नीचे खड़ी हो गई। अब जाकर उसकी बॉडी को आराम मिल रहा था और उसका दर्द कम होने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके आगे अभ्युत का जुनूनी चेहरा घूमने लगा। मन्नत शर्मा गई। उसने अपना चेहरा छुपा लिया और बोली, राणा जी तो बहुत खतरनाक है, एकदम डेविल जैसे, पर वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस अब भी मुझ पर गुस्सा ना करें और मेरा ध्यान रखें, मैं उनकी बच्ची हूं ना। कुछ देर बाद मन्नत नहा धोकर ब्लाउज पेटीकोट पहनकर बाथरूम से बाहर आई। वो कांच के सामने गई। उसने अपने बालों को ठीक किया, मांग भर दी और अपने माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर हाथों में चूड़ियां पहनकर चुपचाप सीधे बच्चे की तरह बेड पर आकर बैठ गई और अभ्युत का इंतजार करने लगी। वही तो उसे साड़ी पहनाने वाला था। मन्नत ने अपना फोन लिया और उस पर शिनचान कार्टून देखने लगी और हंसने लगी। कुछ देर बाद रूम का डोर ओपन हुआ और अभ्युत पसीने से लथपथ अंदर आया। उसने देखा मन्नत अपना फोन चला रही थी। अभ्युत उसके पास जाकर उसे देखने लगा। मन्नत की नजर उस पर पड़ी तो वो बहुत खुश हो गई। उसने अपना फोन साइड में रखा और बेड से उतरकर अभ्युत की तरफ भागी और उसके पास जाकर उसे खुशी से देखने लगी। अभ्युत ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया और शिद्दत से बोला, ठीक हो?
उसके इतना कहते ही मन्नत उसके सीने से लग गई और मासूमियत भरी आवाज में बोली, आपके जाते ही मैं उठी तो मेरी पूरी बॉडी में दर्द होने लगा। मुझे आपकी बहुत याद आई, पर आप मुझे छोड़कर चले गए थे। ये तो गलत बात है ना। अभ्युत उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता और न तुम्हें खुद से दूर जाने दे सकता हूँ। मेरी बीवी हो तुम। अब दर्द कैसा है तुम्हारा? मन्नत उससे अलग हुई और बोली, मैं गर्म पानी से नहाई ना तो दर्द गायब हो गया। अब मैं ठीक हूँ। आप मुझे जल्दी से साड़ी पहना दो ना ताकि मैं नीचे चली जाऊँ। अभ्युत ने बेड पर रखी उसकी गुलाबी साड़ी को देखा और उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें इसे पहनना सीख लेना चाहिए। अगर मैं कहीं बाहर गया हूँ तो मेरे पीछे से तुम रेडी कैसे होगी? मन्नत बोली, पर मुझे पहनना नहीं आता। बहुत कोशिश करती हूँ पर भूल जाती हूँ। अभ्युत बोला, जब मैं एक मर्द होकर सीख सकता हूँ तो तुम्हारे लिए तो सब कुछ बहुत आसान है। आओ ट्राई करो। इतना कहकर अभ्युत ने मन्नत को साड़ी पकड़ा दी और मोबाइल में वीडियो चला दी, जिसे देखकर मन्नत साड़ी पहनने लगी। अभ्युत हाथों में हाथ डालकर मन्नत को देखे जा रहा था। मन्नत ने कई बार कोशिश की पर उससे नहीं हो रहा था। वो हिम्मत हार कर जैसे ही अभ्युत के पास आने लगी, अभ्युत ने उसे आंख दिखाकर फिर से ट्राई करने को कहा। मन्नत ने उसके डर से 2-3 बार और कोशिश की और अंत में जाकर उसने साड़ी पहन ही ली। मन्नत के चेहरे पर दुनिया भर की खुशियां छा गई। वो खुशी से उछलने लगी तो अभ्युत ने उसको पकड़ लिया और बोला, ये खुल जाएगी, सीधी खड़ी रहो। मन्नत सीधी खड़ी हो गई और अभ्युत को देखकर बोली, देखो राणा जी, मैंने कर दिखाया। यस, मैं सीख गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू राणा जी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अभ्युत जुनून से उसे देखते हुए बोला, तो अब मेरी फीस की बारी है बच्ची। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 51। अभ्युत की बात सुनकर मन्नत चौंक गई और बोली, रात को जो फीस ली थी वैसी वाली क्या राणा जी? अभ्युत के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो मन्नत की तरफ नशे से बढ़ने लगा। उसने कमर से मन्नत को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और जुनून से बोला, इतनी बड़ी फीस अभी नहीं लूंगा, वरना मेरी मासूम तितली थक जाएगी। अभी तो छोटी फीस ही चाहिए बच्ची। अभ्युत की बात सुनकर मन्नत ने चैन की सांस ली और उसने अभ्युत के चेहरे को देखकर कहा, देख क्या रहे हो, ले लो फीस, मैं रेडी हूँ। मन्नत की मासूमियत देखकर अभ्युत के दिल में उसके लिए भावनाएं बढ़ती जा रही थी। वो शिद्दत से उसे देखे जा रहा था। तभी मन्नत आगे आई। उसने अपने चेहरे को ऊपर किया और धीरे से अभ्युत के गाल को चूम लिया। मन्नत की छुअन से ही अभ्युत की आंखें बंद हो गई। उसने कसकर मन्नत की कमर को पकड़ लिया। मन्नत ने उसका दूसरा गाल भी चूम लिया और शर्माते हुए बोली, राणा जी, इतना काफी है ना? अभ्युत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन्नत को अपने गले लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, कभी मुझसे दूर मत जाना, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। मन्नत उससे अलग हुई और उसके चेहरे को गौर से देखकर मासूम चेहरा बनाकर बोली, पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं करोगे, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभ्युत बोला, बच्ची, जब जब कोई गलती करोगी मुझसे डांट खाओगी, इतना वादा करता हूं मैं तुमसे। अभ्युत की बात सुनकर मन्नत ने मुंह बना लिया और उससे दूर होकर बोली, मुझे पता था आप ऐसा ही कहोगे। ठीक है, मुझ मासूम पर सब लोग गुस्सा ही करो, और करने के लिए है भी क्या? इतना कहकर मन्नत अपने बालों को झटका मारते हुए वहां से जाने लगी तो अभ्युत बोला, कहां चली दुनिया की सबसे मासूम बच्ची? मन्नत कुछ नहीं बोली और तेजी से रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही अभ्युत शिद्दत से बोला, ड्रामेबाज है हद से ज्यादा। तुम्हें तरीके सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, जिसे कैसे भी करके मुझे निभाना है। एक दिन तुम्हें जिम्मेदार बनाकर ही रहूंगा। मन्नत रूम से बाहर निकल गई और नीचे चली गई। उसने दादीसा और आर्तिका जी के पैर छुए और उनके साथ किचन में चली गई। किचन में मन्नत एक तरफ खड़ी होकर उबासी ले रही थी और आर्तिका जी को कुछ समझा रही थी। दादीसा भी उनके पास खड़ी थी। कुछ देर बाद सानिया किचन में आई और अपनी मां सा दादीसा के पैर छूकर बोली, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। आर्तिका जी बोली, आप कॉलेज जा तो रही हो, पर एक बात याद रखिएगा, आपके नंबर कम नहीं आने चाहिए। आखिर हमें भी तो पता चले कि आप कॉलेज में कर क्या रही हैं। इस बार आपसे उम्मीद है टूटने मत देना, वरना ये बात सीधा अभ्युत तक पहुंचा दी जाएगी और फिर वही आपसे बात करेंगे। कार्तिका जी की बात सुनकर सानिया का मुंह उतर गया और वो नजरें झुकाकर बोली, हम वादा करते हैं मासा, इस बार अच्छे नंबर से पास होकर बताएंगे। बस आप भाईसा से कुछ मत कहिएगा। आर्तिका जी बोली, पिछली बार भी आपने हमसे यही कहा था, जिसका परिणाम क्या रहा? आप फेल हो गई। और ये बात अभ्युत को देरी से पता चली तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था। कितना गुस्सा किया था याद है ना? तो इस बार ध्यान रखना। सानिया ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से चली गई। आर्तिका जी ने मन्नत को एक नजर देखा और वापस कुक से बात करने लगी। अपनी सांस की बात सुनकर मन्नत ने अपना थूक कटका और मन में बोली, हे ठाकुर जी, इसका मतलब ये राणा जी बड़े खतरनाक किस्म के इंसान लगते हैं मुझे तो। रूफी तो बच कर ही रहना उनसे जितना हो सके। मन्नत अपने ख्यालों में गुम थी। तभी आर्तिका जी ने उसे आवाज लगाई और कहा, यहाँ आइए मन्नत। मन्नत ने अपनी सास की आवाज सुनी और चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मन्नत ने कहा, जी मासा कहिए। आर्तिका जी बोली, आप यहीं कुक के पास खड़ी रहिए, हम और मासा अभी आते हैं। इतना कहकर दोनों सास बहू वहां से चली गई और मन्नत कुक के पास खड़ी होकर उसे खाना बनाते हुए देखने लगी। कुक ने पैन लिया और उसमें तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। कुक चिमनी के बटन को ऑन करना भूल गया था और तेल को गैस पर छोड़कर सब्जी काटने लगा। धीरे धीरे तेल गर्म होने लगा और उसका धुआं पूरे किचन में फैलने लगा। वो धुआं मन्नत के श्वास में जाने लगा। धीरे धीरे मन्नत को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने अपने सीने पर हाथ रख दिया और तेज तेज सांस लेने लगी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था क्योंकि धुआं उसके अंदर तक घुस गया था। कुक को कुछ पता नहीं चला, वो सब्जी काटने में बिजी था। वही मन्नत खड़ी खड़ी तड़प रही थी। उसने अपने गले को पकड़ लिया और पूरी तरह से तड़पने लगी। धुएं की वजह से मन्नत की आंखें लाल हो गई, उनमें से पानी बहने लगा। अब उसे सांस आना बंद हो रहा था। मन्नत धड़ाम से जमीन पर गिर गई और जोर से बोली, राणा जी। मन्नत की चीख सुनकर डाइनिंग एरिया में खड़ा अभ्युत बुरी तरह से चौंक गया और तेजी से किचन की तरफ भागा। मन्नत की आवाज सुनकर कुक पिटक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो कांप उठा। मन्नत जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। मन्नत की आवाज सुनकर घर के सभी लोग किचन की तरफ बढ़ने लगे। अभ्युत तेजी से किचन में आया और उसने जमीन पर मन्नत को देखा तो जोर से बोला, बच्ची। बिना वक्त गवाए अभ्युत मन्नत की तरफ भागा और अपने घुटनों के बल बैठकर जमीन पर पड़ी मन्नत को अपनी गोद में ले लिया। अभ्युत की गोद में मन्नत तड़प रही थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मन्नत की ये हालत देखकर अभ्युत घबरा गया था। उसने मन्नत का गाल थपथपाया और बोला, बच्ची क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना क्या हुआ? मन्नत ऐसा क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? बताओ ना। अगर ये मजाक है तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोलो, कुछ कुछ तो बोलो।
मन्नत तड़पती हुई अभ्युत के परेशान चेहरे को देख रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अभ्युत के चेहरे पर हाथ रखने लगी, पर तभी वो बेहोश हो गई। उसे यूं देखकर अभ्युत बुरी तरह से चिल्लाया, जिसे सुनकर पूरा राणा खानदान कांप उठा। सभी ने जब मन्नत को अभ्युत के गोद में आंखें बंद किए हुए देखा तो उन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब लोग भागते हुए अभ्युत के पास आए, जो पागलों की तरह मन्नत को देख रहा था। अजय जी बोले, अभ्युत, मन्नत बहू को क्या हुआ है? दादी सा और आंटिका जी भी घबरा गई थी। तभी अभ्युत जोर से बोला, मन्नत। दादी सा तो रोने लगी थी। जो बच्ची कुछ देर पहले खुशी से चहक रही थी, अभी वो किस हाल में है? अभ्युत ने मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया और किचन से बाहर तेजी से निकल गया। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अभ्युत मन्नत को लेकर बंगले से बाहर निकल आया। उसे देखकर गार्ड ने तुरंत गाड़ी का गेट खोला और अभ्युत मन्नत को लेकर कार में बैठ गया और गाड़ी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह दिया। डेविल अभ्युत के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिख रहा था और वो था मन्नत को खोने का डर। पूरे रास्ते अभ्युत ने मन्नत को उठाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर पानी छिड़का पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था, जो पहली बार ही था। उसने कसकर मन्नत को अपनी बाहों में भर लिया और लाल आंखों से रास्ते को देखने लगा। कुछ देर बाद अभ्युत की कार उदयपुर के सबसे बड़े और भारत के प्रसिद्ध गीतांजलि नामक हॉस्पिटल पहुंच गई, जहां मिहिर आज हार्ट सर्जन के रूप में काम करता है। अभ्युत मन्नत को लेकर गाड़ी से बाहर आया और उसे हॉस्पिटल के अंदर ले गया। अभ्युत के गार्ड्स उसके पीछे पीछे चलने लगे। अभ्युत को वहां देखकर पूरे हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा हो गया। डॉक्टर ने अभ्युत को देखा और वार्ड बॉय से स्ट्रेचर लाने के लिए कहा, जिस पर अभ्युत ने मन्नत को लिटा दिया और मन्नत को जल्दी से एडमिट किया गया। अभ्युत भी मन्नत के साथ चला गया। मन्नत का इलाज शुरू किया गया। पूरे हॉस्पिटल में ये खबर फैल गई थी कि उदयपुर के सबसे बड़े खानदान के वारिस और राणा ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर अभ्युत प्रताप राणा अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल आए हैं। उनकी तबीयत हद से ज्यादा खराब है। ये खबर मिहिर तक भी पहुंच गई, जिससे उसके होश उड़ गए थे और वो तेजी से अपने कैबिन से भागता हुआ मन्नत के रूम की तरफ आया। बाहर राणा परिवार चिंता में खड़ा हुआ था। मिहिर खुद घबराया हुआ था। आखिर बात उसकी बहन की जो थी। मिहिर अजय जी के पास आया और परेशान होकर बोला, क्या हुआ है मेरी बहन को? बोलिए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं अंकल, क्या हुआ है मन्नत को? अजय जी ने उसकी तरफ देखा और परेशान होकर बोले, अभी तो हमें कुछ पता नहीं है। अचानक मन्नत बहुत बेहोश हो गई थी और अभ्युत उन्हें ले सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। न जाने उन्हें एकदम से क्या हुआ है। मिहिर को कुछ भी समझ नहीं आया और वो परेशान होकर वहां खड़ा होकर डॉक्टर का वेट करने लगा। दादी साहब सीट पर बैठकर रोए जा रही थी। उन्हें मन्नत का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। आर्तिका जी उन्हें संभाल रही थी, पर उन्हें भी मन्नत की चिंता हो रही थी और उससे भी ज्यादा अभ्युत की, क्योंकि उन्होंने देखा था मन्नत को इस हाल में देखकर अभ्युत का क्या हाल हुआ था। उदयपुर साइंस कॉलेज। सानिया मुंह उतारकर कॉलेज के अंदर एंटर हुई। तभी उसे उसकी दोस्त प्रीति मिल गई, जिसे देखकर सानिया मुस्कुराई नहीं तो प्रीति बोली, अब क्या हुआ है तुम्हें? लगता है आज भी अपने भाई से अपनी मां से डांट खाकर आई हो, है ना? सानिया बोली, चुप रहो यार, मेरा मूड ठीक नहीं है, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्रीति बोली, सच्ची तो कह रही हूँ, क्या मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे घर में कितने कायदे कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस है? हे भगवान, तुम बोर नहीं होती क्या सानिया, पूरे दिन उन नियमों का पालन करते हुए? यार इतनी सख्ती किस घर में होती है? सानिया कटाक्ष में हंसते हुए बोली, हमारे खानदान में होता है और मजबूरी कहूँ या खौफ कहूँ, हमें उसे मानना ही पड़ता है। मैं परेशान हो चुकी हूँ। घर में खुद को भी हम बोलना पड़ता है, जैसे मैं अकेली ना होकर कितनी सारी हूँ। जोर से हंस भी नहीं सकते हैं, वरना मासा का गुस्सा झेलना पड़ता है और पढ़ाई में ध्यान ना दो तो भाई का रौद्र रूप देखना पड़ता है। तुम्हें पता है मेरे फेल होने के पीछे मेरा डर ही तो है, जिस वजह से मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाई थी, पर इस बार अपनी जी जान लगा दूंगी और पास होकर दिखाऊंगी। प्रीति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, सब ठीक होगा, डोंट वरी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे खड़ूस कुसैल और अकरू भाई की शादी किससे हुई है? मतलब वो कैसी है, उनके जैसी है या कुछ अलग है? मन्नत का जिक्र होते ही सानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, नहीं यार, मेरी भाभी तो एक गुलाब का नाजुक सा फूल है, जिन्हें छूने पर से ही वो सहम जाती हैं। स्वभाव से बहुत भोली और मासूम सी है, चेहरे पर हर वक्त प्यारी सी मुस्कान छाई रहती है, जिंदगी को खुलकर जीती है और खाने की बहुत शौकीन है। मुझे बड़ी प्यारी लगती है मेरी भाभी। प्रीति बोली, मासूम सी भाभी कहाँ आकर फंस गई है? उनको तो दिक्कत होती होगी ऐसे सख्त माहौल में रहते हुए, है ना सानिया? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।